हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति इतनी मजबूत है। हमारा सनातन धर्म इतने साल पुराना धर्म है और इसको कितने ही शासक आए, चाहे वो पश्चिम से आए, चाहे वो वेस्टर्न देशों से आए, मुस्लिम शासक आए, कोई शासक सैकड़ों सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने के बाद भी सनातन धर्म को नहीं हटा पाए। मुझे लगता है कि आरएसएस और भाजपा के लोग हिंदू धर्म को बहुत कमज़ोर धर्म दिखाकर दुनिया के अंदर हमें बदनाम कर रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों पर और आने वाली पीढ़ी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर आरएसएस कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म कमज़ोर है और सनातन धर्म कमज़ोर है। सनातन धर्म बहुत मजबूत है और इसको किसी आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरएसएस कितने साल पुरानी है? 50 साल, 60 साल, 100 साल। सनातन धर्म हज़ारों साल पुराना हमारा धर्म है और आज तक स्थापित है। पूरी दुनिया में सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, मंदिर हैं और लोग हमारी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से धर्म को कमज़ोर और बदनाम नहीं करना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अभी कि राष्ट्रपति भी बताया जा रहा है कि वो देश छोड़कर निकल चुके हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और वो मालदीव पहुंचे हैं। पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए श्रीलंका के अंदर जो हुआ वो एक उदाहरण है। जैसे हिटलर ने धार्मिक कट्टरवाद का फायदा उठाते हुए लोगों से लड़ाया और हत्याएं कराई, उसी तरीके से श्रीलंका में धार्मिक कट्टरवाद से सरकारें बनाई गई, मेजॉरिटी और बहुसंख्यक लोगों की नफरत अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ाई गई, लोगों की हत्याएं की गई और आज वही बहुसंख्यक धार्मिक कट्टरवादी लोग अपने नेता को उसके महल से निकालने में कामयाब हो गए और उसको भागना पड़ा। ये बहुत बड़ी सीख है। धार्मिक कट्टरवाद और बहुसंख्यकवाद जर्मनी में भी यही हुआ और श्रीलंका में भी आज यही हुआ। देश के भीतर जो अभी के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है चर्चा का, वो अशोक स्तंभ को लेकर जो है, नेशनल एंथम को लेकर, और उस पर विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी देखिए सवाल उठा रहे हैं कि उसके रूप में परिवर्तन किया गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कोशिश जो है केंद्र सरकार ने की है और मुझे लगता है कि हमारे देश की संस्कृति इतनी मजबूत है कि इस तरह की कोशिशों से चीज़ें बदलती नहीं हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी जो है अपनी तरीके से चीज़ों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, मगर सम्राट अशोक से बड़े कोई नए प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। तो आप जो है अपनी रूट्स पर, अपनी जड़ों पर भरोसा रखें। आपको लगता है कि उसमें बदलाव किया गया और बदलाव नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि इतने तूल देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके बयान दिया था, उस पर अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं। वैसे बयान, देखिए, मेरा मानना ये है, कई वर्षों से असदुद्दीन ओवैसी की दुकान योगी आदित्यनाथ चलाते हैं और आदित्यनाथ की दुकान असदुद्दीन ओवैसी चलाते हैं। लोगों ने, समाज ने इन बातों पे बहस करना वर्षों पूर्व बंद कर दिया, मगर सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए और विकास के कार्यों से जनता का ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के नैरेटिव्स चलाती है। राष्ट्रपति चुनाव काफ़ी नज़दीक है। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने खुले तौर पर कहा कि वे लोग द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे क्योंकि वे ट्राइबल्स को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं झारखंड से जो आते हैं, अजय कुमार, उनकी तरफ से एक बयान है कि अशोक सिन्हा अच्छे उम्मीदवार हैं और द्रौपदी मुर्मू भी डिसेंट है, लेकिन वे एक ऐसी फिलॉसफी से बिलोंग करती है जो एविल फिलॉसफी, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, और इसलिए हमें उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दलों में चर्चा करके किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और ये उनका आंतरिक मामला है, वो जिसको चाहें उसको समर्थन करें।
प्रधानमंत्री बीते दिन बिहार झारखंड में थे। झारखंड में उनकी तरफ से एक बयान दिया गया कि शॉर्टकट पॉलिटिक्स जो पॉपुलिस्ट मेजर्स पे डिपेंड है वो एक तरह से राष्ट्र को बर्बाद करने का कारण है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो पॉपुलिस्ट मतलब जिसकी वाहवाही ज़्यादा हो, ऐसे कामों को करने में सरकार का लंबे समय में नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाकर झूठी और सस्ती शोहरत बटोर रही है, ये श्रीलंका की तरह देश के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। प्रधानमंत्री को इससे समझना चाहिए। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री उन गरीबों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके लिए आज दो वक्त की रोटी कमानी मुश्किल हो गई है और उनको सस्ती बिजली और मुफ्त पानी मिलने में प्रधानमंत्री को समस्या हो रही है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी गरीब विरोधी विचारधारा से अपने आप को दूर करें, गरीबों के बारे में भी सोचें। बड़े बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री जी तक पहुंच पाते हैं, मगर गरीब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रधानमंत्री जी उनकी भी चिंता करें। अभी के समय में जिस तरह कानूनों के दुरुपयोग को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक संकेत दिया है कि अपने शासित राज्यों राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे जमानत की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। देर हो गई, कांग्रेस को बहुत देर हो गई। कांग्रेस ने जो कानून बनाए थे अपने समय में, कई ऐसे कानून बनाए जिसका नुकसान अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हो रहा है। तो कांग्रेस को इस समय रहते समझना चाहिए था। जिस तरीके के ड्रैकोनियन लॉज कांग्रेस ने समय पर बनाए, उसको आज भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि बहुत निंदा का विषय है, मगर इसके अंदर कांग्रेस जिम्मेदार है। अर्थव्यवस्था की लगातार बात हो रही है। रिटेल इन्फ्लेशन का दर आया है जून महीने का और उस 7.0% पे पहुंच गया है। देखिए, ये छोटी छोटी राहत की जो खबरें होती हैं, ये एक महीने को दूसरे साल के उसी महीने से कंपेयर करके निकलती हैं। मोटे तौर पे जो भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन है वो ये है, बैंकों के अंदर जो होम लोन थे, ऑटो लोन थे, उसके इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ गई। चीज़ों के दाम जो हैं, चावल के, आटा के, तेल के, दालों के, वो बहुत बढ़ गए हैं। रसोई गैस 1003 भी बहुत थी, अब 1053 पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 80 छूने वाला है। मुझे लगता है कि आज तक भारत के इतिहास में इतना रुपया कभी नहीं गिरा जितना आज गिरा हुआ है। हम लोग रिसेशन के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लोग आज मार्केट में चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रिसेशन दोबारा आने वाला है, मंदी का दौर आने वाला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ी सी अब देश की और अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी चाहिए। ये जो धर्म को धर्म से लड़ाकर, नफरत फैलाकर, जहर बोकर आप देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। बीते दिन आप लोगों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और एमसीडी का ये कहना है कि ये जो बदलाव किया गया है, ये तीनों एमसीडी को एक करने के बाद ये ज़रूरी था और उससे लोगों पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर लोगों पे बोझ नहीं पड़ेगा तो टैक्स कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे वो टैक्स। आपने फूड ट्रेड लाइसेंस के जो चार्जेस हैं वो 4 गुना तक बढ़ा दिए। जिसके 50,000 रुपये थे वो 1 लाख कर दिया, जहाँ 1 लाख था वहाँ 5 लाख कर दिया। नाई की दुकान, चाय की दुकान तक पे आपने टैक्स जो है 4 गुना कर दिया और आप कह रहे हैं कि इसका बोझ नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है।